तो एक्सरसाइज जो 1.1 का आखिरी सवाल रह गया था, सवाल नंबर 5वां या क्वेश्चन नंबर 5वां, उस एक्सरसाइज 1.1 के अपन क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। उसके बाद अपन एक्सरसाइज 1.2 अर्थात 1.2 को कंटिन्यू रखेंगे। तो एक्सरसाइज जो 1.1 का जो आखिरी सवाल है वो इस प्रकार है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हुए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये है 5वां सवाल। तो 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक। के बाद अपन को सिद्ध करके बताने हैं। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अपन को सबसे पहले लिख देना है ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर अपन को लिख देना है b बराबर 3। b बराबर अपन को मान लेना है कि b बराबर है 3, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब अपन को लिखना है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसको लिखना है। अपन को लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर BQ + R। ठीक है जी। तब R का जो मान है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और B से छोटा है। R का मान जो है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा कम रहेगा। तो R का मान क्या क्या हो सकता है, तब अपन यहाँ लिख देंगे तब R बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, B से छोटा रहेगा। मतलब B क्या है, B बराबर है भैया यहाँ पर B बराबर क्या है 3, तो B से छोटा रहेगा। तो 0 1 2, तो ए रहेंगे R के मान। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर तब ए बराबर, ए जो ए माना है ए बराबर बी की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्यू की जगह क्यू लिखेंगे और आर की जगह एक बार क्या है 0 है। ए बराबर 3q + 0 और फिर लिखेंगे 2 बार ए बराबर 3q प्लस दूसरी बार आर बराबर क्या है 1 है और एक बार लिखेंगे ए बराबर आर की जगह क्या रखेंगे अपन 2 रखेंगे। तो 3q + 2 मतलब बी की जगह हर बार 3 को रखेंगे और आर की जगह हर बार बदल देंगे। आर की जगह एक बार 0 रखेंगे, आर की जगह एक बार 1 रखेंगे, आर की जगह एक बार 2 रखेंगे। इस प्रकार से अपन करेंगे। अब देखना उसमें लिखा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का q अर्थात घन। तब अपन लिख देंगे दोनों तरफ घन लेने पर, दोनों तरफ इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, एक साइड है एक साइड है, तो दोनों तरफ घन लेने पर, घन का मतलब 3 की घात चढ़ाने पर, तो दोनों तरफ 3 की घात लगाने पर। तो इस साइड अपन लिख देंगे a का q बराबर 3q/3। यहाँ भी लिख देंगे a का q बराबर 3q + 1/3 और यहाँ भी लिख देंगे a बराबर a/q बराबर 3q + 2/3। इस प्रकार से अपन लिख देंगे दोनों तरफ q लेने पर। तो एक a हो गया, a हो गया, a हो गया। तो अपन ने दोनों तरफ q ले लिया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस प्रकार करेंगे, a का q बराबर देखना है 3 का गुणा 3 बार करेंगे
3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 का 9, 9 30 27, 27 आएगा आंसर। ठीक है जी। तो अपन यहाँ लिख देंगे 27 और q पे घात 3, इस प्रकार से अपन यहाँ लिख देंगे। अब सेकंड क्या है, a पे घात अपन 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो इसको मान लिया अपन ने a, 3q को मान लिया a और 1 को मान लिया b। तो इसमें इस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा a प्लस b पे घात 3। देखना a बराबर है 3q, b बराबर है 1 पूरे पे घात 3, पूरे पे घात 3। इसके बराबर जो सूत्र होता है वो होता है a पे घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b का q। इस सूत्र का मतलब इस जो है इसका पूरा फॉर्मूला होता है इस प्रकार से। ठीक है जी। तब अपन करेंगे 1 प्लस b का q बराबर a का q, ये क्या है 3q, 3q का 3 बार गुणा करेंगे, 3q इंटू 3q इंटू 3q, तो क्या आएगा 27q पे घात 3। तो अपन यहाँ लिख देंगे 27q पे घात 3 प्लस 3। अब देखना यहाँ अपन सॉल्व करते जा रहा है। 3 a बराबर क्या है 3q, a बराबर क्या है 3q, तब 3q 2 बार है a पे घात 2, 3q इंटू b, b बराबर क्या है 1। कितना आएगा आंसर 3 का 9, 9 30 27, 27q। तो यहाँ लिख देंगे अपन 27q। अब क्या करना है 3b स्क्वायर। देखना 3 जो सूत्र में है उसको लिखेंगे, b को क्या माना है अपन ने 1 माना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणे 1 2 बार और फिर a की जगह क्या लिखेंगे 3q। तब क्या करेंगे 3 का 9, 9q आ जाएगा यहाँ पर प्लस a का q मतलब b का q, b किसको माना है 1 को 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक इसी प्रकार इसको भी अपन करेंगे। इसमें क्या है a का q बराबर आपका 3a का q क्या आएगा 27a का q, जो अपन ने यहाँ भी किया है यहाँ भी किया है। तब अपन लिख देंगे 27q पे घात 3। अब लिखेंगे प्लस 3 सूत्र में है 3 गुणे 3q 2 बार लिखेंगे यहाँ पर 3q a बराबर और b बराबर क्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे गुणा में 2। तो क्या आएगा 3 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 18 36, 18 54, 54 q स्क्वायर, 54 q स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे अपन 54 q स्क्वायर, 54 q स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे प्लस फिर अपन क्या करेंगे, फिर से अपन क्या करेंगे 3 इंटू b का q क्या है 2 इंटू 2 और फिर a की जगह क्या है 3q। तब अपन करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आती 36q, यहाँ आ जाएगा 36q। और फिर b का b क्या है 2, 2 का q कितना होता है 8 होता है, यहाँ आएगा 27q स्क्वायर आएगा। अपन से कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। देखना यहाँ 3 इंटू 3q इंटू 3q इंटू 3q इंटू 1, 3 का 9, 9 30 27q स्क्वायर, 2 बार है ना q, तब यहाँ 27q स्क्वायर आएगा। जब अपन से कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। अब देखना अब अपन ने इतना कर लिया, इतना करने के बाद अपन को यहाँ से 9 कॉमन लेना है, तो यहाँ से अपन लिख देंगे 9, 27 में 9 का बहाड़ा कै बार जाएगा 3 बार जाएगा, सो 9 30 27 q पे घात 3। ठीक इसी प्रकार a पे घात 3 बराबर, यहाँ से भी अपन 9 कॉमन लेंगे तो 9 30 27 3 बार जाएगा 3q, और इसमें भी 27 है तो यहाँ भी 3 बार जाएगा 3q, और यहाँ जाएगा 1 बार तो यहाँ q बस आ जाएगा। और यहाँ पर अपन कोष्टक बंद करके +1 लिख देंगे। ठीक है जी, जो प्लस का 1 है इसको बाहर ही कर देंगे।
यहाँ इसी प्रकार करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक +8 को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a का क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे, 9 का 27 में 3 बार जाएगा, 9 3 27, क्यू पे घात 3, और 9 का 54 में कितनी बार जाएगा, 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 6 बार जाएगा। यहाँ लिख देंगे अपन 6 क्यू स्क्वायर है, 36 में 4 बार जाएगा, 9 4 36 क्यू, कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस लिख देंगे 8। तो अपन को यहाँ मिल गया 9 कॉमन, सब में मिल गया है 9 कॉमन। देखना अच्छे से देखते चलना। अब अपन लिख देंगे चूँकि 3q स्क्वायर, 3q का q एक पूर्णांक है, इतने इसको कह देना है कि ये एक पूर्णांक है और इसके बराबर अपन को मान लेना है m। ठीक है जी, 3q का q एक पूर्णांक है और इसके बराबर m। ठीक इसी प्रकार अपन को यहाँ कर देना है, यहाँ क्या कर देना है, अपन को लिख देना है 3q का q 3q स्क्वायर प्लस q पूर्णांक है, अतः 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m। इतने के पूरे के बराबर अपन को m मान लेना है, यहाँ भी इतने पूरे के बराबर m मान लेना है, यहाँ भी अपन को सेम यही लिखना है 3q का q प्लस 6, ये 6 लिखे हैं, 6q स्क्वायर प्लस 4q एक पूर्णांक है, अतः 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। इसके बराबर अपन को m मान लेना है, तो यहाँ m, यहाँ m और यहाँ m लिख देना है। तो अपन लिख देंगे 9m, यहाँ आ जाएगा ये का q बराबर 9m प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 3a का q बराबर 9m प्लस 8, और ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। देखना, तो अब ये सवाल वही हो गया है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह इस सवाल का परफेक्ट रूप है। इस प्रकार से सवाल को लगाना था। तो अपन लिख देंगे, माना ये कोई पूर्णांक है, b बराबर 3 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान है वो 0 के बराबर है और b से छोटा है, तब होगा a 0 1 2 0 1 और 2। तब यहाँ लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। इसको अपन ने सॉल्व किया, इसको पूर्णांक माना m कर दिया उसके बराबर, इसको पूर्णांक माना m कर दिया, इसको पूर्णांक माना इसको m कर दिया। तब aq बराबर 9m, aq बराबर 9m प्लस 1 और aq बराबर 9m प्लस 8 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक। अब अपन लिख देंगे, अतः यह सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ऐसा अपन लिख देंगे और ये सवाल हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे। तो अपन ने एक्सरसाइज जो 1.1 अर्थात 1.1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके एक एक सवाल को अपन ने किया है। अपन एक्सरसाइज 1.2 की ओर चल रहा है और एक्सरसाइज 1.2 में है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले अपन अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तभी तो अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। जब अपन को अभाज्य संख्याओं के बारे में ही पता नहीं है तो अपन उसको अभाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अपन अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड हों उसको ही अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। उससे पहले एक नोट करवे वाली बात लिख लो, नोट डाल के लिख लो। नोट संख्या एक को ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। अर्थात कहने की कोशिश ये है कि जो संख्या एक है, एक नंबर, उसको ना भाज्य संख्या में माना जाता है, ना ही उसको अभाज्य संख्या में माना जाता है। ठीक है जी, ना ही उसको भाज्य संख्या मानते हैं, ना ही उसको अभाज्य संख्या मानते हैं। और जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अपन इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उदाहरण लिखा, उदाहरण के तौर पर अपन ने लिखा संख्या 2। अब संख्या 2 में अपन ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा। तो सबसे पहले अपन 1 का भाग 2 में देंगे तो 1 1 दूनी 2, 2 बार जाएगा, कट जाएगा, 2 बार जाएगा। तो एक गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया। इसका एक गुणनखंड क्या हो गया? 2 का एक गुणनखंड 1 है। 2 बराबर अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख दिया है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये सब जितनी संख्याएं लिखी हैं ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और फिर भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अपन वे सारी संख्याएं लिख देंगे जो यहाँ पर नहीं हैं, मतलब 1 से लेकर 100 तक के बीच जो संख्या यहाँ पर नहीं है उनको लिख देंगे। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 जितने भी हैं ये सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। जहाँ जितनी यहाँ पर लिखी हैं ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और इनको छोड़कर 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। सिर्फ संख्या 1 को, जो जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि संख्या 1 को ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। अब अपन समझ रहे हैं कि भाज्य और अभाज्य को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो जैसे अपन यहाँ से एक अभाज्य संख्या उठा रहा है 2 और यहाँ से एक भाज्य संख्या उठा रहा है 4, इन दोनों में अंतर क्या है? तो ये लिखी अपन ने एक अभाज्य संख्या 2 और एक नीले पेन से लिख रहा है भाज्य संख्या 4। अब देखना, अपन 2 में अपन 1 का भाग देंगे तो पूरे तरीका से कट जाएगा। जब अपन 1 में 2 का भाग देंगे, 1 1 कम 1 और 1 दूनी 2, 2 बार जाएगा, तब एक इसका एक क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। एक क्या हो गया? इसका एक गुणनखंड। अपन जब 2 का भाग 2 में देंगे तब भी पूरे तरीका से कट जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 और 2 से जो संख्या 2 है पूरे तरीका से विभाज्य है, अर्थात कटती है, इसलिए 1 और 2 इसके क्या है? गुणनखंड है। इसी प्रकार अपन संख्या 4 को देखते हैं। संख्या 4 में जब अपन 1 का भाग देंगे
तब 1 से कट जाएगी, जब 2 का भाग देंगे तब भी कट जाएगी, जब अपन 2 का भाग 4 में देंगे तब 2 से भी कट जाएगी, और जब 4 का भाग 4 में देंगे, 4 का भाग 4 में देंगे तब भी 1 बार जाएगा, कट जाएगा, और 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, कट जाएगा, और जब 1 का भाग 4 में देंगे तब 4 बार जाएगा, कट जाएगा। मतलब 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो इस संख्या के गुणनखंड कितने होगा? 1 2 3। यहाँ पर क्या लिखा है? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए यह है एक भाज्य संख्या है। और इस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 3 को जब अपन लेंगे तब 3 भी 1 से और 3 से ही कटेगा। तो 1 से और 3 से ही कटेगा, इसलिए 3 के भी सिर्फ गुणनखंड 2 हैं। लेकिन जब अपन यहाँ से 6 को लेंगे तो 6 1 से भी कट जाएगा, 1 का भाग 6 में चला जाएगा, 2 का भाग 6 में चला जाएगा, 3 का भाग 6 में चला जाएगा और 6 का भाग 6 में चला जाएगा। इसलिए इसके गुणनखंड कितने हुआ? 1 2 3 4। तो जिस संख्या के 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए यह सारी जो हैं भाज्य संख्याएं हैं और ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब अपन भाज्य और अभाज्य संख्या आप लिख लेना। यह है 97, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको लिख दिया, और इनको छोड़कर जितनी संख्याएं हैं वो भाज्य है, और लेकिन संख्या 1 ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसी के साथ यह अपन आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं, और कल अपन एक्सरसाइज 1.2 अर्थात 1.2 के सवाल को लगाएंगे। ठीक है जी। अभाज्य और अभाज्य को बहुत अच्छे से समझा दिया है।